नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल पर जो हर अस्पताल से जुड़ा है। क्या हमारी नर्सें और फ्रंटलाइन हेल्थ केयर स्टाफ आज की चुनौतियों के लिए सच में तैयार हैं? और क्या क्लिनिकल ट्रेनिंग आज के हेल्थ केयर की रफ्तार के साथ चल पा रही है? हेल्थ केयर डिलीवरी में नर्सेज और फ्रंटलाइन क्लिनिकल स्टाफ की भूमिका सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है, चाहे आईसीयू हो या इमरजेंसी वार्ड हो या रूटीन पेशेंट केयर। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह भी है कि टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल्स और पेशेंट एक्सपेक्टेशंस तेजी से बदल रहे हैं और ऐसे में ट्रेनिंग को कंटिन्यूअसली अपडेट करना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसी वजह से आज की यह बातचीत बहुत रेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि सही ट्रेनिंग केवल स्किल्स नहीं बढ़ाती, बल्कि पेशेंट सेफ्टी और केयर क्वालिटी पर भी सीधा असर डालती है। आज हमारे साथ हैं दीपक शर्मा जी, जो कि को-फाउंडर एंड सीईओ हैं मेडलर्न कंपनी के। यह कंपनी हेल्थ केयर और क्लिनिकल ट्रेनिंग के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रही है और हॉस्पिटल्स के साथ क्लोजली जुड़कर वर्कफोर्स अपस्किलिंग पर फोकस कर रही है। आइए आज इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा दीपक जी का। दीपक जी, मोस्ट वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। नमस्कार सिंह जी। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके आपके दर्शकों से बात करने का मौका मिला। जी। दीपक जी, आपका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, उसकी जर्नी हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए। अच्छा, तो पर्सनली तो मैं दिल्ली में पला-बड़ा हूँ, अब काफ़ी सालों से बैंगलोर में हूँ। दिल्ली में मैं कॉलेज किया आईआईटी दिल्ली से। उसके बाद मैंने एमबीए किया आईएम कलकत्ता जाकर। उसके बाद मैंने कुछ साल तो काफ़ी ट्रेडिशनल रोल्स में काम किया, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, बैक ऑफिस। लेकिन पिछले कुछ साल से मेरा इससे इससे संबंध जुड़ा रहा है हेल्थ केयर ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी से। तो करीब पिछले 15 साल से मेरा फोकस रहा है कि पहले इम्पेल्सिस कंपनी में जिसमें मैं एक एक हमने काफ़ी टूल्स और ट्रेनिंग्स बनाए थे अमेरिकन और यूरोपियन हेल्थ केयर ट्रेनिंग कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और काफ़ी बड़े-बड़े मेडिकल पब्लिशर्स के लिए। और इनका जो डिजिटाइजेशन का जो फेज़ था पिछले 15 सालों में इम्पेल्सिस की बहुत बड़ी भूमिका रही है और हमने काफ़ी इनोवेशन किए हैं। अ, लेकिन ऐसा भी हुआ कि हमें फिर ऐसा लगा कि जो हम अपने देश के लिए वही सब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हम बाकी बड़े-बड़े मुल्कों के लिए और बाकी उनकी बड़ी कंपनी जो मेडिकल ट्रेनिंग में इन्वॉल्वड हैं, उनके लिए हमने इतना इनोवेशन किया, डिजिटाइजेशन किया। तो पिछले कुछ 5 साल से इम्पेल्सिस में मेरे को-फाउंडर समीर शरीफ हैं और मैं मेडलर्न का हमने लॉन्च किया 6-7 साल पहले और तब से हमारा फोकस इंडियन मार्केट रहा है हेल्थ केयर ट्रेनिंग का, टेक्नोलॉजी यूज़ करके। दीपक जी, जैसा कि आपने बताया, आपने विश्व के अलग-अलग देशों के लिए काफ़ी सारी टेक तैयार की और उनके लिए काम किया और नाउ आपको लगा कि अब आपको इंडिया के हॉस्पिटल सेक्टर, खासतौर से हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में काम करने की इच्छा हुई। तो ये जो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आप कैसे इस सेक्टर में हेल्थ केयर पर्टिकुलरली आए और खासतौर से ट्रेनिंग को लेकर के? टेक में तो आप ऑलरेडी हैं। हुँ। हाँ, तो बिल्कुल एक्चुअली सवाल बहुत रिलेवेंट है क्योंकि जब हम लोग इम्पेल्सिस में काम कर रहे थे तो जैसे मैंने कहा कि हम काफ़ी बड़ी-बड़ी मेडिकल रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन जो विश्व भर में अपना ट्रेनिंग करती हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वगैरह के साथ का उनका हमने प्रोसेस डिजिटाइज़ किया, उनकी जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डिजिटाइज़ किए। दुखद घटना ये हुई कि कुछ करीब आई थिंक 2012 में हमारे एक अपने एम्प्लॉई के साथ एक हादसा हुआ। वो काफ़ी यंग थे, वो केरला गए अपने डेंटल माइनर प्रोसीजर के लिए और किसी मेडिकल एरर की वजह से डेनिस अनीता अ अ, ही पास्ड अवे, उनकी मृत्यु हो गई डेंटल चेयर पे, कोई मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से। उस वक़्त मुझे और समीर को लगा कि अ, इम्पैक्ट तो हो सकता है, हम लोग काफ़ी इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन समय क्या ठीक रहेगा? तो ये हम तब से सोच रहे थे क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ बढ़े जा रही थी बाकी विश्व भर में काम करने से। तो हमने फिर कुछ 7 साल पहले निर्णय लिया कि अ अ, प्रॉफ़िटेबिलिटी से पहले हम इम्पैक्ट देखेंगे और अगर हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो हम प्रॉफ़िटेबिलिटी बना लेंगे। तो हमने उसी मोटिवेशन से स्टार्ट किया था, लेकिन इसकी बैकग्राउंड वहाँ तक जाती है, जहाँ तक हमारे एम्प्लॉयी के साथ एक ये दुखद घटना हुई थी। तो आप एज़ ट्रेनिंग संस्थान और एज़ अ टेक कंपनी, आप इंडिया को कहाँ देखते हैं ट्रेनिंग के मामले में? सो ट्रेनिंग को अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया में
एक तो जो यूनिक प्रॉब्लम है हेल्थ केयर की, जो साइज और स्केल है मार्केट का, और जैसे अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की। आप ये समझ के चलिए, जो रिसोर्सेज केयर करने के लिए नर्सेज डॉक्टर्स की कमी रहती है, मतलब विश्व के मायने में यहाँ पे बहुत ही कम है। और ऊपर से उसका इकोनॉमिक्स हॉस्पिटल्स का, स्पेशली स्मॉलर सिटीज में, और फिर उनको ट्रेनिंग के लिए अगर और रिसोर्सेज की जरूरत लगे, आपको मतलब केयर के लिए रिसोर्सेज चाहिए, आप ट्रेनिंग के लिए करेंगे, क्योंकि हेल्थ केयर ट्रेनिंग ऐसे वैसे तो नहीं दी जा सकती है, तो उसको स्केल करने का, क्योंकि रिसोर्स कम है हमारे इकोनॉमी में, और बहुत मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम है, आर्थिक रिसोर्सेज भी कम है, ह्यूमन रिसोर्सेज की भी काफी कमी रहती है। तो उसको अगर हमें पिछड़ते नहीं रहना है, तो एक ही सवाल है कि उसको एफिशिएंटली कैसे स्केल किया जाए बिना कम से कम रिसोर्सेज से। तो डिजिटल उसका नेचुरल आंसर बन जाता है। तो इसी वजह से, क्योंकि डिजिटल बाकी जगह तो मतलब काफी एप्लीकेशन रहता है, बट इंडिया में तो एकदम एसेंशियल है, क्योंकि उसके बिना आप अपनी डिमांड के मतलब जितनी आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उतने लोग हैं नहीं ट्रेनिंग करने के लिए। तो दीपक जी, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ रिसोर्सेज भी कम हैं और ट्रेनिंग की ज़रूरत भी बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ा गैप है, मतलब रिसोर्सेज को लेकर के भी देखा जाए और ट्रेनिंग को लेकर के भी देखा जाए। तो अगर हम डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो उसमें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? इंडिया, देखो स्केल और साइज में इंडिया जैसी प्रॉब्लम कहीं नहीं है, क्योंकि इंडिया अब सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज कंट्री है। बाकी जो आसपास भी आते हैं, चाइना वाइना, उनके पास बहुत ज्यादा स्टेट रन सिस्टम है, वहाँ पे सरकार का बहुत ज्यादा हिस्सा रहता है हेल्थ केयर चलाने में। इंडिया में हिस्टोरिकली जो भी है, प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा शेयर है, वो ठीक भी है, क्योंकि हर ऑप्शन रहनी चाहिए मार्केट में। तो इंडिया के कंपैरिजन को मतलब किसी और डेवलपिंग नेशन से करना मुश्किल ही है, लेकिन अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे तो मेरे ख्याल से हम पिछड़ रहे हैं काफी हद तक। इवन कंपैरेबल अगर आप जीडीपी वाले कंट्रीज को देखे जाए, तो साइज स्केल बड़ा है, प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन काफी लोगों को अफेक्ट पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से हम तो देखा जाए तो हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, मतलब हमारे अपने यूनिक चैलेंजेस हैं, तुलना में कोई खास इंसाइट मिलता नहीं है। बट अगर देखा जाए नंबर ऑफ स्टाफ से, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर से, कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है ट्रेनिंग में, तो हम वाकई पिछड़ रहे हैं। तो दीपक जी, अब आपसे चर्चा करूंगा जो आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं उनको लेकर के। तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की कि हम लोग कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, अगर वर्ल्ड के कंपैरिजन की बात करें, डेवलप्ड कंट्री से तो कोई मुकाबला भी नहीं है, और हम डेवलपिंग नेशन पर भी हम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो मॉड्यूल है, आप किस तरह की ट्रेनिंग स्टाफ को देते हैं और किन किन स्टाफ्स को देते हैं, मतलब नर्सिंग स्टाफ के अलावा और कौन कौन इसमें शामिल होते हैं? और ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा आप बताएंगे जो एक लेमैन समझ पाए कि आप उस ट्रेनिंग को क्यों दे रहे हैं और किस तरह की दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सो अस्पताल एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो ट्रेनिंग के जो मतलब जो कम्प्लेक्सिटी है, जितने जो मल्टीपल चीजें उसमें ट्रेनिंग कर, किसी और इंडस्ट्री में आपको शायद ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मतलब आपको एक तो आपका रिस्क ज्यादा रहता है, लेकिन अगर आप देखें तो ट्रेनिंग किस किस तरह से आती है। एक तो अ, जैसे आपको अगर क्वालिटी चाहिए, एनएबीएच के सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनमें कुछ ट्रेनिंग मैंडेटरी रहता है। नर्सिंग के लिए अगर कोई नई नर्स स्टूडेंट ज्वाइन करे, उसे पहले फ्लोर पे अलाउ करने से पहले कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग रहता है। कईयों का एनएबीएच का ये भी है कि हर एम्प्लॉई को बेसिक लाइफ सपोर्ट की, अगर किसी को हार्ट अटैक हो, रिससिटेशन के लिए जिसे सीपीआर कहते हैं, उसकी ट्रेनिंग मैंडेटरी रहती है अगर आपको एनएबीएच का चाहिए। और ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। अब आप लीजिए एम्बुलेंस ड्राइवर्स को, यहाँ तक फिनेंस डिपार्टमेंट को, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को, इन्फेक्शन सेफ्टी, जो सीएसएसडी रहता है, मेडिकल रिकॉर्ड्स, इनके कुछ तो बेसिक नीड्स रहते हैं, कुछ होते हैं जो डायरेक्ट पेशेंट केयर की ट्रेनिंग रहती है, पेशेंट्स के पेशेंट प्रिकॉशनरी सेफ्टी ट्रेनिंग, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। उसके बाद वो ट्रेनिंग रहती है ऑपरेशनल प्रोसीजर्स के लिए, राइट? और फिर ट्रेनिंग रहती है एम्पैथी और सॉफ्ट स्किल्स के लिए, ताकि वो जो चीजें हैं जो केयर का काफी बड़ा हिस्सा बन जाती हैं। केयर सिर्फ दवाई वगैरह देने से नहीं होती है। केयर ऑल्सो, जितनी आप एम्पैथी, जितनी आप सहानुभूति दिखा सकते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्लिनिकली प्रूवन है कि एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट्स में रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट होती है। सो कोर ट्रीटमेंट से लेके, प्रिकॉशन से लेके, ऑपरेशन से लेके, और आपका दूसरा सवाल किस किस को
सभी को। हमारे जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, अस्पताल में वो सिक्योरिटी गार्ड से लेके डॉक्टर तक कवर करते हैं। ठीक है? क्योंकि अ, हर एक कड़ी है जो पेशेंट एक्सपीरियंस में और पेशेंट के सक्सेसफुल रिकवरी में कंट्रीब्यूट करती है। तो कहीं पे भी अगर कड़ी कमज़ोर हुई तो वहाँ पे केयर में फ़र्क पड़ सकता है। तो हमारा जो अप्रोच है, अलग-अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रहते हैं, ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लैब की अलग रहेगी, रेडियोलॉजी की अलग रहेगी, क्वालिटी डिपार्टमेंट की अलग रहेगी, लेकिन ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे, स्ट्रक्चर्ड बेसिस पे सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। जी, तो मतलब फ्रंट लाइन से लेके बैक ऑफिस तक आप सारे लोगों को उसमें शामिल करते हैं। तो अब इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ सर सवाल एक आता है कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, खासतौर से जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो ट्रेनिंग उनके लिए लगता है कि तो हम इन हाउस कर ही लेते हैं। तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं आपके मॉड्यूल के एक्सेप्टेंस को लेकर के? हाँ, तो मेरे ख़्याल से ऐसा कोई अस्पताल नहीं है, छोटा या बड़ा, जो मतलब काफ़ी ऑनेस्टली बोल सकता है कि हम सारी ट्रेनिंग सब कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही कम हैं जो ट्रेनिंग में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग में विश्वास रखते हैं कि इससे फ़र्क पड़ता है पेशेंट के आउटकम्स पे, पेशेंट की सेफ्टी पे, एम्प्लॉइज़ के वेल-बीइंग पे और ऑल्सो हॉस्पिटल के बिज़नेस ऑपरेशंस पे, क्योंकि एंड में थोड़ा बिज़नेस हॉस्पिटल को सस्टेन करना पड़ता है। तो मेरे को रेजिस्टेंस बहुत ही कम मिलती है कि ट्रेनिंग में विश्वास नहीं है। चैलेंजेस आते हैं कि हम हमारे कोई ऐसा अस्पताल नहीं है कि बोले कि हमारे पास संतुष्ट मात्रा में ट्रेनर्स हैं या प्रोसेस है। बट वही है रिसोर्स कंस्ट्रेंट का कि ट्रेनिंग के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करें, आपको ट्रेनिंग टीम चलेगी, आपको उस ट्रेनिंग का ट्रैक रखना पड़ेगा, उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा और एम्प्लॉइज़ का फीडबैक लेना पड़ेगा कि इससे फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो वो सब प्रोसेस अगर आप ढंग से करना चाहते हैं, तो उसमें काफ़ी हॉस्पिटल, बड़े से बड़े हॉस्पिटल स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि मतलब जितने बड़े हैं उतना स्टैंडर्डाइज़ करने में ये तो एकदम यकीनन है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल कम ही मिला है मुझे, बट उनका रहता है कि कल्चर क्या है, हमारे एम्प्लॉइज़ अडैप्ट कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे डिजिटल मेथड्स को। हमारे एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट कौन करेगा कि आप रेगुलरली ट्रेनिंग कीजिए, क्योंकि हम उन पे वर्क प्रेशर भी काफ़ी रहता है और पेशेंट लोड भी फ्लक्चुएट रहता है। तो ये सब चैलेंजेस रहते हैं जिसको आप बोलें कि थोड़ा-सा अगर सिनिसिज़्म हो कि डिजिटल को लेके या कल्चर को लेके, लेकिन ट्रेनिंग की ज़रूरत सभी को महसूस होती है और कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जिसे लगता है कि काफ़ी ट्रेनिंग है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। मुझे तो कम ही मिला है, बट हाँ, मतलब फिर रहता है कि अब डिजिटल चलेगा नहीं, क्योंकि जी। नया है हुँ। और इम्पैक्ट दिखाने में समय लगता है, जी। लेकिन हमने बहुत इनोवेशंस की हैं इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। जैसा कि आपने अभी बोला था कि वर्क प्रेशर बहुत रहता है, खास तौर से फ्रंट लाइन वर्कर्स रहते हैं जिनको हम नर्सिंग स्टाफ कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, तो इनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। तो ये लोग कैसे एग्री कर पाते हैं आपके प्रोग्राम में आने के लिए? तो हमने काफ़ी इनोवेशंस किए हैं इसको लेके। हमने जो भी ट्रेनिंग था उसको जैसे अलग-अलग हिस्सों में बाँटा है कि ऐसा कौन-सा ट्रेनिंग है जो आप डिजिटल कर सकते हैं, अपने समय पे कर सकते हैं, ठीक है? जो आपको किसी फिक्स टाइम पे नहीं चाहिए, जो आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। कुछ ऐसा ट्रेनिंग रहता है जो आपको इंस्ट्रक्टर से डायरेक्ट फीडबैक लेना पड़ता है, कुछ आपको स्किल्स दिखानी पड़ती हैं। तो हमने ट्रेनिंग को एनालाइज़ किया, उसको अलग-अलग हिस्सों में उसका विश्लेषण किया और उसी हिसाब से हमने काफ़ी, जैसे हमने नर्सिंग के लिए अब हिंदी लैंग्वेज में ट्रेनिंग और एक 8 एक्चुअली इंडियन लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, सॉरी हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम में हमने नर्सिंग वीडियोज़ बनाए हैं, सॉफ्ट स्किल्स वीडियोज़ बनाए हैं, ताकि जब उनको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये लैंग्वेज है जिसे वो रिलेट कर सकते हैं, ये हमारे स्टाफ के लेवल पे है। दूसरा हमने इनोवेशन किया है माइक्रो लर्निंग पे कि लंबे-लंबे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को छोड़ के हम लाइक छोटे-छोटे ट्रेनिंग मॉड्यूल 2-3 मिनट के रहते हैं, सुबह आप सिर्फ 2 मिनट कीजिए, अपना नॉलेज टेस्ट कीजिए। कंसिस्टेंटली अगर आप बिल्ड अप करेंगे महीने भर, उसमें आपका ट्रेनिंग का कल्चर बन जाता है, उसमें एम्प्लॉइज़ का कुछ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आ जाता है, गेमिफिकेशन आ जाता है। तो उससे, क्योंकि काफ़ी मतलब जो भी एम्प्लॉइज़ हैं अब भारत में, मतलब मोबाइल फ़ोन और गेमिंग की तो कमी नहीं है, तो हमने वही इनोवेशंस यूज़ की हैं, लेकिन इंडियन एडाप्टेशन से, इंडियन लैंग्वेज से। दूसरा हमने इंटरेस्टिंग चीज़ किया है, जैसे कि हैंड्स ऑन स्किल्स रहता है, जो मतलब अ, जो हाथ से करने के लिए जैसे कुछ स्किल्स डेमोंस्ट्रेट करना पड़ता है, उसके लिए हमने बहुत आसान बना दिया है। जैसे अगर आपको स्किल्स लैब, अगर आपको ये सब अगर दिखाना पड़े,
तो उसके लिए बहुत बड़ा लैब की ज़रूरत नहीं है। हमने कुछ ऐसी इनोवेशंस लॉन्च किए हैं, जैसे ये छोटा-सा मॉड्यूल है, मॉड्यूलर स्किल्स ट्रेनर। इसको आप मतलब कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको मतलब ये नहीं है कि आपको नर्सेस को फ्लोर से लेके लैब में लेके जाना पड़ेगा और 2 दिन लग जाएगा। आपका ये ट्रेनिंग नर्सेस का जहाँ पे हैं, जैसे हैं, जब समय मिले, उसी हिसाब से हो सकता है और मैनेजर्स की सामने हो सकता है, ताकि फीडबैक मिले। तो हमने काफ़ी सोच समझ के एक्सपेरिमेंट करके ट्रेनिंग के जो-जो हिस्से हैं, चाहे क्लिनिक हो, चाहे ऑपरेशनल हो, उसे उन हिस्सों में बाँटा है कि आपको ऐसा ट्रेनिंग है जो आप खुद समझ सकते हैं, ऐसा ट्रेनिंग है आपको इंटरैक्शन चाहिए, ऐसा ट्रेनिंग है आपको सिमुलेशन चाहिए, ऐसा ट्रेनिंग है जो छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट के किया जाए। तो अलग तरीके हैं इंडिया के लिए, हम ढूँढ निकालेंगे, हम ढूँढ रहे हैं। तो सर अलग-अलग तरीके हैं, तो इसमें ये जानना चाहूँगा जो मैं कुछ समझ पा रहा हूँ कि इसमें आप मतलब ऑफ़लाइन और ऑनलाइन कितना इसमें रहता है ट्रेनिंग मॉड्यूल आपके जो हैं? और दूसरा जो आपने लैंग्वेजेज़ की बात की है कि आप 8 लैंग्वेजेज़ में हैं और कल्चर की भी आपने डिस्कशन किया था कि कल्चर भी डिफरेंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को किस तरह से आप इनकॉर्पोरेट करते हैं? और ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, मतलब इसमें मेरे मल्टीपल क्वेश्चन हो रहे हैं कि कितनी ड्यूरेशन का होता है? क्या ये ऑनगोइंग होता है या एक सर्टेन टाइम तक आप देते हैं उसके बाद उसको विड्रॉ कर लेते हैं? नो, तो हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म रहता है, वो तो सारा साल रहता है ना। हर डिपार्टमेंट के लिए बेस्ड ऑन द नीड्स कुछ बेसिक ट्रेनिंग रहता है जो रिपीट होना ही चाहिए, क्योंकि नई-नई अपडेट्स आ जाते हैं, एम्प्लॉइज़ नए आ जाते हैं, कुछ प्रोसेस बिगड़ भी जाते हैं अगर स्ट्रिक्ट ना करें तो। कुछ कोर ट्रेनिंग रहता है जो आपको अस्पताल में इंडक्शन के टाइम चाहिए होता है, बट उसके बाद काफ़ी हद तक ऐसा ट्रेनिंग रहता है जो कम से कम साल में 1 बार या साल में 2 बार रिपीट होता ही है। नाउ आपका वो सवाल कि कितना डिजिटल, कितना क्लासरूम रहेगा, वो वेरी कर सकता है, बट हमारा ये रहता है कि जहाँ रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे मतलब कमी है मैन पावर की एटसेट्रा, जितना हो सके हम कम से कम 50-60% हम डिजिटल मूव कर सकें, ताकि ये एम्प्लॉइज़ का टाइम वो अपने आप मैनेज कर सकते हैं। आपके लिए ट्रेनर का ज़रूरत नहीं लगता। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेनर के बिना नहीं होती, तो वो कम 20 से 30% हो सकता है, उसको कम-ज़्यादा कर सकते हैं। बट हमारा ये मानना है कि अगर कुछ ट्रेनिंग करना किसी भी नई ट्रेनिंग करने से बेहतर है, तो अगर आप डिजिटली कर सकते हैं, अगर आपके पास हम प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज़, बट जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज़ चाहिए ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे कीमतें बढ़ जाती हैं। तो हमें सभी मॉडल्स रहते हैं जो उनके पास रिसोर्सेज़ की कमी है, फाइनेंसेस की कमी है, वो ज़्यादा डिजिटल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें खर्चा कम रहता है। दूसरा आपने कहा क्या, सॉरी मुझे एक बार वापस सवाल हाँ, क्लियर। एक्चुअली मैं रिफ्रेम भी कर देता हूँ और उससे मेरे को आपकी बातचीत से निकल के कुछ चीज़ें और भी समझ में आई हैं कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री सर, और डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट स्टेट हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो ये जो आपका मॉड्यूल है वो सबके साथ फिट इन कैसे कर पाता होगा, या आप उसको टेलर मेड करते हैं? तो उसमें आपके पास किस तरह का आप मतलब आपके पास आपने डेटाबेस भी बनाया होगा, अलग अलग आपके पास केस स्टडीज भी होंगी, तो हर स्टेट का, हर सिटी का इनफैक्ट कहूँगा कि अलग ही आपको चैलेंजेस आते होंगे, और अलग अलग वहाँ के कल्चर की वजह से आपको चीज़ों को रीडिज़ाइन करना पड़ता होगा। तो ये अक्रॉस द कंट्री सिमिलर पैटर्न पर आप काम करते हैं, या फिर आपको कल्चरली या लोकल लैंग्वेजेस के हिसाब से या वहाँ के जो रिक्वायरमेंट है लोकल उनको मैच कराते हुए आप अपने मॉड्यूल्स को तैयार करते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, एक जो कोर जो रहता है, जो नॉलेज है, वो तो साइंटिफिक रहता है कि ये बेस्ट तरीका है कोई भी सिचुएशन हैंडल करने का, ये इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। और ये सब गाइडलाइंस इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन है, ये कोर उसको आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो जो आपका जो कोर क्लिनिकल रहता है। हाँ, कुछ हद तक अगर आपके हॉस्पिटल में जो ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं, थोड़े अलग-अलग हो सकते हैं, और वो लोकेशन का इतना नहीं जितना लेवल ऑफ हॉस्पिटल के, अगर बड़े शहर में बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट को कन्वर्ट करते हैं, वो ज़्यादा मेरे ख्याल के वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो उसका अडैप्टेशन का गुंजाइश रहती है कि आप जो लास्ट 20% है, अगर आपको ऑपरेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कुछ-कुछ अलग रहते हैं कुछों के, लेकिन कोर साइंस जिसके बेस पे ये अ ट्रेनिंग डिजाइन की जाती है, वो नहीं बदलती ना। दो अलग चीजें जो बदलती हैं, मेथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे बोलो लैंग्वेज, उसमें जैसे मैंने कहा कि हमने देखा है कि अगर 8 इंडियन लैंग्वेजेस ले ली जाएं, तो वो काफी हद तक सारे कंट्री को कवर कर सकती हैं। और कुछ कुछ
कुछ स्टेट्स में इंग्लिश कंफर्टेबल रहते हैं नर्सिंग स्टाफ और हॉस्पिटल स्टाफ, कुछ जो हाई एंड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इंग्लिश को एनकरेज भी करते हैं। बट जहाँ तक हो सकता है, हमने जहाँ तक देखा है, ये 8 लैंग्वेजेस किसी भी हॉस्पिटल इंडिया में कहीं पे भी उसकी नीड मैनेज कर सकती हैं। ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम बेसिक जो करिकुलम है उसको हम ट्रांसलेट करें तो उसमें काफ़ी चेक्स एंड बैलेंस लगाते हैं कि उसमें कुछ ट्रांसलेशन में कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा चीज़ कल्चरल जो आपने मेंशन किया, वो सॉफ्ट स्किल्स में रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे कुछ स्टेट्स की जो नर्सेज हैं वो ज़्यादा नेचुरली एम्पैथेटिक हैं और कुछ स्टेट्स में ये ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो ये हम हॉस्पिटल्स में छोड़ते हैं, क्योंकि नर्सिंग वर्कफोर्स अब जैसे हमारे जो बेस्ट नर्सिंग वर्कफोर्स कम्स फ्रॉम केरला, एंड वो सब जगह हैं। वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ केरला में काम करते हैं। केरला नर्सेज आर ऑल ओवर द कंट्री। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अ, मतलब स्टेट की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है। बट हाँ, कुछ वर्क फोर्सेस में कुछ स्टेट्स में कुछ टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग की तरफ एटीट्यूड और पेशेंट सॉफ्ट स्किल का एटीट्यूड पे थोड़ा ज़्यादा एम्फोसिस करना पड़ता है। हम ऑप्शंस देते हैं और मैनेजमेंट जो भी होता है उसका ये अपना जजमेंट रहता है कि उनको कितना एम्फोसिस देना चाहिए लोकल नुआंसेस पे, और कितना एम्फोसिस उनके अपने असेसमेंट रहती है कि उनके अपने वर्कफोर्स अभी कहाँ है, उन्हें कहाँ लेके जाना है। तो जी। वो ऑप्शन के पास रहता है। तो जैसा कि आपने बताया है कि आप कोर ट्रेनिंग से लेकर के एम्पैथी और जो सॉफ्ट स्किल्स की बात आप कर रहे हैं, तो ये सॉफ्ट स्किल वाला पार्ट कितना रहता है आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में? काफ़ी हद तक इनफैक्ट हमने अभी जो ऐसे कुछ लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेजेस में लॉन्च किए हैं, काफ़ी करीब 20 के करीब कोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से, डीलिंग विद अग्रेसिव पेशेंट से, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एम्पैथी, इन सब चीज़ों के लिए कब जब 20 मॉड्यूल हमने लॉन्च किए हैं और ये लोकल लैंग्वेजेस में किए हैं। और इसमें हमने बहुत रिसर्च किया है कि इंडियन हेल्थ केयर सिनेरियोज के एग्जांपल दिए जाएं, क्योंकि जो ट्रेडिशनली जो इन चीज़ों में ट्रेनिंग अवेलेबल रहता है वो थोड़ा सा इंडियन हॉस्पिटल से डिस्कनेक्टेड रहता है। तो हमें लिटरली मतलब एग्जांपल जो हमने एक्सपर्ट से बात की, हमने रिसर्च किया, ग्लोबली भी रिसर्च किया कि इन चीज़ों को आइडियली क्या फ्रेमवर्क्स होते हैं, मतलब जैसे अस्पताल सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ आ सकती है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, उनको रिजॉल्व करने के क्या-क्या तरीके हैं, उसका हॉस्पिटल के वर्कर्स पे मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, और इसमें लीडरशिप का क्या रोल रहता है। तो इन सभी मॉड्यूल्स को लेके, तो अगर आप सॉफ्ट स्किल देखा जाए तो ब्रॉडली ये 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो पेशेंट फेसिंग जो सॉफ्ट स्किल्स रहता है, जो एम्पैथी से रिलेटेड रहता है, और जो मुश्किल सिचुएशन है, किसी को अपने बैड न्यूज़ देना है, कोई पेशेंट अग्रेसिव हो रहे हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए। और दूसरा है कि इंटरपर्सनल जो हॉस्पिटल में इंटर डिपार्टमेंटल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट है। तो इस वजह से तनाव आ सकता है डिपार्टमेंट्स में, कॉन्फ्लिक्ट्स में, उससे ओवरऑल पेशेंट केयर पे फ़र्क पड़ सकता है, चीज़ें मिस हो सकती हैं, एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ सकता है। और तीसरा जो सॉफ्ट स्किल्स है, तो दूसरा वो सॉफ्ट स्किल इंटरपर्सनल है। तीसरा सॉफ्ट स्किल ज़्यादा डेवलपमेंटल रहता है, क्योंकि जब आप कुछ सीनियर हो जाते हैं तो आपको लीडरशिप लेवल पे, अगर आपने एज़ अ नर्स जॉइन किया, आपको ऑपरेशनल एक्सपीरियंस बहुत रहता है। वरना अब अगर आपको टेक ओवर करना है सीनियर नर्स का, आपको टीम मैनेज करना है, तो उसका जो इनपुट्स रहता है टीम मैनेजमेंट का, वो भी एक सॉफ्ट स्किल्स का हिस्सा रहता है, क्योंकि वो फॉर्मल ट्रेनिंग अधिकतर मिल नहीं पाती है काम के बीच में, स्पेशली छोटे हॉस्पिटल्स में। तो इनके लिए बहुत यूज़फुल है कि अपने वो लीडरशिप अगर जो डेवलप करना चाहें, डिपार्टमेंटल हेड्स को जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वैल्यू एडेड रहता है कि उनके आगे ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए वो सॉफ्ट स्किल्स का इनपुट एसेंशियल रहता है। क्या नहीं तो आप ठीक मैनेजमेंट नहीं कर पाएँगे, आप अपने रोल में अच्छी तरह काम कर रहे हैं, बट नए रोल में आप फेल हो जाएँगे। तो ये 3 हिस्से हैं सॉफ्ट स्किल्स के, जिसमें हमारा एम्फेसिस रहता है। जी।
अब इसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और थोड़ा सा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ जहाँ तक कि आपने मुझे ये बताया था कि प्रॉफिटेबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर होता है हॉस्पिटल्स के लिए, और स्केल अप करना भी सब चाहते हैं, खासतौर से जो मिडिल लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं सब एस्पायर करते हैं कि वो बड़े अस्पताल बने। तो ये जो आपके मॉड्यूल हैं, जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो आपकी टेक है, वो किसी ऐसे डॉक्टर के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ जो मिड लेवल का हॉस्पिटल ओन करता है और वो अपने आप को स्केल अप करना चाहता है, अपनी ओवरऑल सारी चीज़ों को साथ लेके चलना चाहता है, उसमें स्टाफिंग भी शामिल है, और जो चाहता है कि उसका पेशेंट का फुटफॉल भी बढ़े। तो हाउ दिस प्रोग्राम इज हेल्पिंग देम? हाँ, तो आपने इंटरेस्टिंग बात की। पिछले साल हमें मौका मिला था, हमने एक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है नेट हेल्थ, जो राष्ट्रीय स्तर पे एक इंडस्ट्री बॉडी है, नेशनल हेल्थ फेडरेशन, उसके साथ मिलके हमने करीब 12 शहरों में कुछ मतलब छोटे 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 मिड साइज शहर, रायपुर, भोपाल, इंदौर, नासिक, गुवाहाटी, जगह जाके हमने हॉस्पिटल लीडरशिप से बात की, और मैं हमारा फोकस यही रहा था जो छोटे और मिड साइज हॉस्पिटल्स हैं इन शहरों में, उनका कैसे सपोर्ट, फोकस था डिजिटाइजेशन पे। क्योंकि अगर आप स्केल और ग्रो करना चाहते हैं और पेशेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर टूल्स का अडॉप्शन रहेगा। उससे हमें काफ़ी इंसाइट मिला। हमने इन वर्कशॉप्स में करीब 700-800 छोटे-छोटे अस्पतालों के लीडर्स से, ओनर्स से बात की और उनकी एस्पिरेशंस को जज किया। तो मुझे हर जगह जाके ऐसा लगा कि ज़रूरत तो बहुत है, जी। और उनका जो पर्टिकुलरली जो छोटे जो ग्रोथ करना चाहते हैं, एम्बिशियस हैं, उनका इंटरेस्ट है डिजिटाइजेशन में, नए सिस्टम्स अडॉप्ट करने में और ग्रो करने में और बेटर सर्विस देने में। जी। रिसोर्सेज की कमी है, एक्सपर्टीज की कमी है उन शहरों में। और जहाँ से मैंने पहले कहा, जो हमने पहले बोला कि जो ट्रेनिंग के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, उसकी जब आप छोटे शहरों में जाते हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी और भी कम हो जाती है। तो हमें बहुत इंटरेस्ट मिला वहाँ पे डिजिटल ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए, ताकि वो अपने ग्रोथ तो को आप कुछ सपोर्ट। इंसाइट्स अगर शेयर कर सकें, जैसे आपने बताया कि आपने काफ़ी सारे शहरों में जाकर के काम किया, तो आप बता रहे हैं कि काफ़ी डिमांड भी है इन सब चीज़ों की, और आपने वहाँ जाकर के जब लोगों से बात की होगी, क्या तरह किस तरह के फीडबैक्स आपके सामने आए? फीडबैक तो जब मैं कहना चाहूँगा कि पहला मेजर जो उसका टॉपिक था वहाँ पे, वो डिजिटल हेल्थ अडॉप्शन का था। क्योंकि ये भारत सरकार का जो एबीडीएम इनिशिएटिव है, उसको भी हम एनकरेज करने के लिए कर रहे थे कि अगर आप डिजिटाइज करेंगे तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अभी अ, बाकी जो हिस्से थे ट्रेनिंग को लेके और ग्रोथ को लेके और सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए, इतना मुझे, अगेन कुछ छोटे कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दीजिए, बट अवेयरनेस फ़ायदों का बहुत है। जैसे अगर सिस्टम एस्टैब्लिश करेंगे आप, ईएमआर सिस्टम लगाएँगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लगाएँगे, उनके फ़ायदों का मतलब, अगर आप 20 बेड का अस्पताल भी लेंगे, नर्सिंग होम लेंगे कहीं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में, तो उनको जो डॉक्टर वो लोग चलाए हुए हैं, समझ है क्या फ़ायदा हो सकता है, उनके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है, उनके पास क्यूरियोसिटी भी है कि आगे चल के क्या होगा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हेल्थ केयर पे। लेकिन जो मैनेजमेंट रिसोर्सेज़ हैं, कि अगर हमें नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, अगर हमें प्रोसेस बदलने हैं, तो उसके लिए जो मिड साइज़ हॉस्पिटल्स के छोटे-सा ओनर्स हैं, उनका अ, थोड़ा उनका जो बैंडविड्थ कह सकते हैं, काफ़ी लिमिटेड रहता है। तो वो स्ट्रगल करते हैं ठीक कंसल्टिंग के लिए, ठीक एडवाइस के लिए। और हालाँकि अब टेक्नोलॉजी बदल रही है, काफ़ी कुछ सिंपल हो रहा है क्लाउड पे जाने से, लेकिन अभी वो गैप है। लेकिन जहाँ तक अवेयरनेस का है कि आगे हेल्थ केयर की डायरेक्शन क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या होगा, किस टाइप का वर्कफोर्स चाहिए, किस टाइप का ट्रेनिंग चाहिए, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि कहीं मानसिक तौर से वो पिछड़े हुए हैं कि उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें नहीं पता। उनको रिसोर्सेज चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए कि वो अगला स्टेप ले सकें। जी। अ, तो मेरी तो फीलिंग यही है। कुछ कुछ एक्सेप्शन होंगे जो अपने आप में संतुष्ट हैं, बट अधिकतर है कि आगे बढ़ना चाहते हैं, सिस्टम्स टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहते हैं, बेटर सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, एनकरेजिंग है, और हम इसी फील्ड में हैं कि हम अ, किस तरह से, कितनी एफिशिएंटली, कितने कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करके उनको सपोर्ट कर सकें। जी। चूंकि आप टेक कंपनी हैं, ट्रेनिंग के सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, तो अभी ओवर द इयर्स कुछ 2-3 सालों से एआई का बहुत तेज़ी से चलन देखने में आ रहा है।
तो ये किस तरह से आपको हेल्प करने जा रही है और किस तरह के चैलेंजेस एआई के साथ आपके सामने आने वाले हैं? एआई तो जैसे हेल्थ केयर में तो एआई का बहुत बड़ा योगदान आने ही वाला है, क्योंकि जहाँ पे भी देखेंगे जितना डेटा एआई डेटा पे काम करता है। अगर आपके पास हज़ारों लाखों पेशेंट का डेटा है कि किस उम्र के पेशेंट किस जेनेटिक मेकअप से उनको क्या ट्रीटमेंट का फ़ायदा हुआ, तो एआई का मेडिसिन पे इफ़ेक्ट बहुत पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही कि 20 साल के बाद बीमारी वही है, लेकिन आपको और मेरे को बिल्कुल अलग, काफ़ी अलग-अलग, बिल्कुल पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन है, उसका फ़ायदा हो सकता है कि उस वही दवाई अगर मैं जाता हूँ तो मुझे भी वही दवाई मिलती है, कुछ थोड़ा बहुत लेके। लेकिन 20 साल में अगर डेटा का सही इस्तेमाल किया जाए, एआई का सही इस्तेमाल किया जाए, तो पर्सनलाइज़्ड या प्रिसिजन मेडिसिन है, जो पेशेंट के जेनेटिक मेकअप पे, कल्चर पे और लाइफ़स्टाइल से बिल्कुल सूटेड है, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, उसका बहुत फ़र्क आने वाला है। अब लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डेटा और डिजिटाइज़ेशन की ज़रूरत है, क्योंकि एआई काम नहीं कर सकता जब तक आपके पास डेटा ना हो। तो दूसरा ये है कि आज जो फ़र्क पड़ा है हमारे काम पे, हमें तो जो पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन पर पर्सनलाइज़्ड ट्रेनिंग बनाने में हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अगर हम टूल्स बनाए हुए हैं कि हर कोई एक लेवल पे नहीं रहता है, चाहे वो सेम एक्सपीरियंस हो, सेम क्वालिफ़िकेशन हो, सबका अपना-अपना स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस रहता है। तो एआई से जो पर्सनलाइज़्ड लर्निंग हो सकता है, वो हो सकता है। अदरवाइज़ तो आपको क्लासरूम में टीचर को जज करना पड़ेगा कि कौन किस लेवल पे है, उसके हिसाब से ट्रेन करना पड़ता है। जैसे आपको मालूम है, क्लास में हर बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो एआई से पर्सनलाइज़्ड लर्निंग पे और सिमुलेशन पे और इनोवेटिव ट्रेनिंग मेथड से बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। हम अभी से उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उन उन टेक्निक्स को। उससे एक तो हमारा इम्पैक्ट इम्प्रूव होता है और मैनेजमेंट को भी बहुत जल्दी फीडबैक मिल जाता है कि ट्रेनिंग का इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है और कहाँ पे ज़रूरत है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि एक्चुअल मेडिसिन में जो एआई का इम्पैक्ट आएगा, उसमें समय लगेगा, क्योंकि उसमें रेगुलेटरी इश्यूज़ भी रहते हैं। आप नई टेक्नोलॉजी को एकदम मार्केट पे नहीं ला सकते जी पेशेंट्स के हाँ। साथ। बट जो ट्रेनिंग है, सपोर्ट है, मैनेजमेंट, ऑपरेशंस पर्सन, उससे तो अभी से फ़र्क पड़ रहा है। जी। अब चलते-चलते आपसे एक क्वेश्चन और रहेगा, और ख़ास तौर से चूँकि जो स्मॉलर सिटीज़ की बात है, मेट्रोज़ में या बड़े सिटीज़ में तो एक बार किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर के लोगों को कन्विंस करना, हालाँकि चैलेंज तो वहाँ पर भी होंगे ही, लेकिन जो मिड साइज़ टाउन्स हैं, छोटे टाउन्स हैं, जैसे इंदौर, भोपाल जैसे आपने ज़िक्र किया था, जयपुर हैं, उदयपुर हैं, तो बहुत सारे अलग-अलग स्टेट में जो सिटीज़ हैं, और जहाँ मिड लेवल के लोग काम कर रहे हैं, दे आर एस्पायरिंग कि हम अपने को स्केल अप करें। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और उनके दिमाग में जो हिच होती है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा और हम क्यों इन्वेस्ट करें इसके अंदर, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे ट्रेनिंग को लेके तो वो तो एकदम स्पष्ट रहता है। उसका यही इनका हिचकिचाहट जहाँ पे रहती है कि इसको व्हेन कब समय करने कब ठीक है। कईयों का रहता है कि मेरे को अपना ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जब तक नहीं होगा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हम वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं कि हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेनिंग का आरओआई तो मतलब 6 महीने से कम है। मतलब आपको, मतलब जो ट्रेनिंग की हमने जितनी कॉस्ट कम कर दिया, मतलब अ, पर एम्प्लॉयी कॉस्ट मतलब एक चाय के कप पर डे से कम है। तो उसमें आरओआई का इतना वो नहीं है, जितना थोड़ा बहुत एक वो कदम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अडॉप्टेशन की ज़रूरत है। हाँ, और थोड़ा-सा मतलब हर हर मार्केट में वो रहता है, कुछ इनोवेटर्स रहते हैं और जल्दी बदलाव की ओर आकर्षित होते हैं, कुछ उनको फॉलो करते हैं, फिर जैसे पहले पहले 2% उसके बाद 15%, तो ऐसा रहता है। वो मार्केट कर्व अभी चल रहा है, हम एडॉप्शन कर्व पे अभी थोड़ा जल्दी हैं, शायद दूसरे फेज़ में पहुँचे हैं। जी। लेकिन काफ़ी तेज़ी से जो बाकी जो ब्रॉडर जो ट्रेनिंग को छोड़ के बाकी डिजिटाइज़ेशन एडॉप्शन है, ग्रोथ के लिए है, उसका ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स रहता है। उसमें आरओआई में 2-3 साल लग सकता है। अगर आप जैसे नया एचएमआई सिस्टम लगाना चाहते हैं, एएमआई सिस्टम लगाना चाहते हैं, पैकेज सिलेक्शन का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काफ़ी बड़ा हिस्सा रहता है। ताकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, आपको 2-3 साल में अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स पे। मैं डिजिटाइज़ेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमने बहुत काम किया है। लेकिन अब टेक्नोलॉजीज़ क्लाउड जैसी आसान हो रही हैं, मेंटेनेंस कम है, कॉस्ट कम है। तो पहले जो रहता था कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है, इसको करने के लिए मुझे इंटरनल एक्सपर्टीज़ चाहिए, वो धीरे-धीरे बदल रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि
सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन आ जाता है कि डॉक्टर आपका पेशेंट की ओर देख के बात करे या कंप्यूटर पे देख के टाइप करता है, और डॉक्टर्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन रहता है कि डिजिटाइजेशन से मुझे पेशेंट कनेक्ट कम हो जाता है ना। अब वॉइस टेक्नोलॉजी आ रहा है, एम्बियंट वॉइस टेक्नोलॉजी, मतलब आपको माइक की भी जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे में वो कैप्चर करता है, और 99% से ज्यादा एक्यूरेसी वो अपने आप जो पेशेंट का कॉन्वर्सेशन है उसको वो अलग अलग सेक्शंस में डाल देता है, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, डायग्नोसिस क्या है, वो क्या है। तो वो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ रहा है तो ऑब्जेक्शंस कम होते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, उसमें मार्केट में फायदा रहे, मतलब फर्क रहेगा, कुछ लोग जल्दी मूव करेंगे, कुछ लोग कम करेंगे, बट सबको दिख रहा है, कुछों को थोड़ा ज्यादा समय लगता है कि इसका डेटा का क्या होगा, और गवर्नमेंट का भी इसमें काफी बड़ा योगदान है। ये एस्टैब्लिश करने के लिए, जो अगर आप डेटा डाल रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो उसका सेफ्टी सिक्योरिटी के लॉज इंप्लीमेंट हो, एनफोर्स हो, जब सॉफ्टवेयर वेंडर्स हो उनका फॉलो करें। आई थिंक एनएबीएच इस पे काम कर रहा है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इस पे काम कर रहा है, तो काफी प्रगति हो रही है। वो इकोसिस्टम मेरे ख्याल से जो बाकी मुल्कों में बनाने में 20-25 साल लग गए, हम लोग एज यूजुअल आगे निकल जाएंगे लीप फ्रॉग करके, जैसे मोबाइल में हम लोग आगे निकल गए थे, जी। जैसे यूपीआई में हम लोग सारी दुनिया से आगे निकल गए, पीछे से स्टार्ट होके। हेल्थ केयर में भी तो पोटेंशियल आप है। कितना टाइम देख रहे हैं आगे निकलने के लिए, कि और लोगों के कंपैरिजन में हमारा जो पेस है, शायद आपके बातचीत से जो समझ पा रहा हूँ कि पेस हमारी और कंट्रीज को देखते हुए बहुत तेज रहती है किसी भी चीज़ के अडॉप्टेशन में और उसमें आगे निकलने में। हाँ, तो मेरे ख्याल से वो मोमेंटम आ रहा है, और जो पॉलिसीज हैं वो सूटेबल हैं, और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी सूटेबल है। काफ़ी इंटरेस्ट है हेल्थ केयर को, बिकॉज इंडिया जैसी मार्केट है, इंडिया इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, इंडिया में डिमांड है। वही है जो ह्यूमन रिसोर्सेज हेल्थ केयर में थोड़ा सा एक्चुअल सर्विस को वो मुश्किल रहता है। फाइनेंस में आप काफ़ी कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं, डिजिटल, तो वो चैलेंज रहता है। बट उसको छोड़ के हमारे पास टेक्नोलॉजी के, हम दुनिया भर के लिए टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो अपने तो बना ही सकते हैं। जी। तो थैंक यू सो मच दीपक जी आज की चर्चा के लिए। और दर्शकों, आज आपने देखा होगा कि हम लोगों ने थोड़ा हट करके चर्चा की है, और अभी तक हम डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ की बात करते रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो टेक और ट्रेनिंग की बात थी इसमें। और इस ट्रेनिंग से अल्टीमेटली, चूंकि आप भी एक हमारे एंड यूज़र ही होते हैं हेल्थ केयर के, और एंड यूज़र को हर तरह का हक होता है कि उसको बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिले, बेस्ट केयर मिले, और सबसे बड़ी बात है उसकी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाए। और ये कहीं ना कहीं इस तरह के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो न केवल हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग स्टाफ को हेल्प करते हैं, बल्कि जो एंड यूज़र है, जो मरीज है, जो जहाँ वहाँ जाकर के सर्विस ले रहा है हॉस्पिटल में, उसको भी बेनिफिट करते हैं। तो आज की चर्चा के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि आपके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ आपके जो ट्रेनिंग मॉड्यूल की जो बारीकियां हैं उसको हम आने वाले इंटरव्यूज़ में कवर करें, जो कि हमारे दर्शकों के, जो खासतौर से जो हम एंड यूज़र की बात कर रहे हैं, उनको कैसे वो हेल्प कर रही है वो टेक आपकी और ट्रेनिंग, मुझे बहुत उस खुशी होगी उस तुम्हारा। पर हम बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की चर्चा के लिए सर।